अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आप बाकायदा तौर पर जो है चैप्टर नंबर 31 तक मुकम्मल कर चुके हैं। कितने नंबर चैप्टर तक? चैप्टर नंबर 31 तक हमारा आप बाकायदा तौर पर पढ़ाई कर चुके हैं। आज जो मैं आप तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं, आज जो हमारा आप पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर आपका 32। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हमारा आप? चैप्टर नंबर 32 को इंशाअल्लाह आज मुकम्मल करेंगे। आप तमाम बच्चों से मैं बार बार हर वीडियो के अंदर यह गुजारिश करता हूं कि आप जेटी एकेडमी को बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं। हमारा आपका पढ़ाई मुफ्त है, तो हम तमाम बच्चों पर इतना फर्ज बनता है कि हम जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर बात आपको नहीं समझ में आ सके तो कमेंट कर मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आप तमाम बच्चों को और सहल अंदाज में बताया जाएगा और सहल अंदाज में आप तमाम बच्चों को समझाया जाएगा। इसलिए जेटी एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर भी जरूर आप तमाम बच्चे करते रहे, ताकि हमें भी पता हो, हमें भी मालूम हो कि आप तमाम बच्चे अब जो है पढ़ाई मेहनत और लगन के साथ शुरू कर दिए हैं। ठीक है, समझ गए इतना? तो आइए देखिए, आपका चैप्टर नंबर 32 आज हम मुकम्मल करेंगे। और चैप्टर नंबर 32 जो है आपका शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। क्या है? शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, ये आपका चैप्टर नंबर 32 है। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को हमारा आप पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बहुत आसान और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और ये जो शिकस्ता जिंदा ख्वाब है, ये उस वक्त लिखा गया जब हमारा आप जिस वक्त अंग्रेज के गुलाम बने हुए थे और हम तमाम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज अपना गुलाम बना बैठा था और अपने कैद खाना के अंदर हमारे बहुत से कैदियों को कैद में बंद कर रखा था। उसी वक्त इस शिकस्ता जिंदा ख्वाब को लिखा गया था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो इसके राइटर और मुसन्निफ है हम उसके मुतालिक जान लेंगे, क्योंकि मैं बार बार आप तमाम बच्चों से कहता हूं अक्सर ज्यादातर सवाल जो है चैप्टर के जो राइटर और मुसन्निफ होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं और उन्हीं से अक्सर व बेशतर इम्तिहान में सवाल आते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर के राइटर मुसन्निफ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है और चैप्टर के अंदर किस चीज को कहा गया है। ठीक है, तो देखिए आपका चैप्टर नंबर जो है ये 32 यानी 32। इसके जो राइटर और मुसन्निफ है चैप्टर नंबर 32 आपका है शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 32 शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। इसके राइटर कह लीजिए या मुसन्निफ या लेखक कह लीजिए। तो इसके जो राइटर है वो है जोश मलियाबादी। कौन है? जोश मलियाबादी इनके राइटर और मुसन्निफ है। और शिकस्ता जिंदा का ख्वाब जो है ये एक नज्म है। क्या है? नज्म। मैं आप तमाम बच्चों को बहुत मर्तबा बता चुका हूं और आप हजरात जान भी, अब तमाम बच्चे जान भी गए होंगे कि नज्म किसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले राइटर और मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि चैप्टर के अंदर मुसन्निफ ने किस चीज को बयान किया है और किस चीज के बारे में इस नज्म के अंदर उन्होंने बात कही है। ठीक है, तो देखिए जोश मलियाबादी का जो असल नाम है इनका शब्बीर हसन खां है। क्या है इनका असल नाम? इनका असल नाम जो है शब्बीर हसन खां और तखल्लुस जो इनका था वो जोश था। ठीक है, समझ गए इतना? इनका असल नाम जो है शब्बीर हसन खां और तखल्लुस जो इनका है जोश। अब इनकी देखिए पैदाइश कब और कहां हुई। इनकी जो पैदाइश है 1896 में लखनऊ के मलियाबाद कस्बा कनौल हार में हुई थी। ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश जो है 1896 में। और कहां हुई थी? तो लखनऊ के मलियाबाद के कस्बा यानी एक गांव कनौल हार है, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी, वहीं ये पैदा हुए थे।
ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, अब इनके वालिदे मोहतरम का नाम, किनका नाम? इनके वालिद साहब का नाम जो है, इनके वालिदे मोहतरम का नाम है शब्बीर अहमद खां। क्या है इनके वालिद का नाम? इनके वालिद का नाम है शब्बीर अहमद खां, और इनके जो दादा साहब का नाम है, इनके दादा का नाम है मोहम्मद अहमद खां। क्या है इनके दादा का नाम? इनके दादा का नाम है मोहम्मद अहमद खां, और इनके परदादा का नाम है फकीर मोहम्मद खां। ठीक है, समझ गया इतना? देखिए, सबसे पहले इनके वालिद का नाम है बशीर अहमद खां, इनके दादा का नाम है मोहम्मद अहमद, और इनके परदादा का नाम है फकीर मोहम्मद खां। ठीक, समझ गए? आगे आइए आप देखिए, ये जितने भी थे इनके वालिद, दादा, परदादा, ये सब के सब शायर थे। यानी शेर व शायरी, ये खानदान जो है शेर व शायरी शुरू ही से करते थे। यानी इनके दादा परदादा जितने भी थे, तमाम के तमाम लोग ये सब के सब शायर थे। ठीक, आगे देखिए आप, नासिक के शागिर्द शेख इमाम बख्श थे। यानी नासिक है एक बहुत बड़े शहर थे, इनके जो शागिर्द है वो शेख इमाम बख्श नासिक के शागिर्द थे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इन्होंने शेख मलिया आबादी ने, जोश मलिया आबादी ने उर्दू, फारसी और अरबी की इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की थी। कहां क्या क्या चीज की तालीम घर पर इन्होंने हासिल की थी? तो जोश मलिया आबादी ने जो है उर्दू, फारसी और अरबी की इब्तिदाई तालीम, जो शुरुआत की तालीम थी, इन्होंने वो घर पर हासिल की थी। ठीक, फिर देखिए, उसके बाद लखनऊ, फिर अलीगढ़, सीतापुर, आगरा में सीनियर कैम्ब्रिज तक की तालीम हासिल की थी। कहां कहां इन्होंने? देखिए, अब लखनऊ, अलीगढ़, सीतापुर, आगरा में का है सीनियर कैम्ब्रिज तक की इन्होंने तालीम हासिल की थी। यानी यहां जाकर इन्होंने तालीम हासिल की थी। अब देखिए, जोश मलिया आबादी की शादी कब हुई थी? यानी इनकी जो शादी है, जोश मलिया आबादी की जो शादी है, शादी इनकी 1914 में मोहम्मद मुकीम खां की बेटी अशरफ जहां बेगम से हुई थी। यानी इनकी शादी कब हुई थी? 1914 में इनकी शादी मुकीम खां की बेटी अशरफ जहां से, जोश मलिया आबादी की जो है ये शादी हुई थी। यानी उनकी अशरफ जहां से इनकी शादी हुई थी, मुकीम अहमद खां की वो बेटी थी। ठीक है, आगे देखिए आप, वालिद के इंतकाल के बाद माशी परेशानी में मुब्तला हो गए थे। यानी जब इसके वालिद साहब इस दुनिया से कूच कर गए थे, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए थे, तो जोश मलिया आबादी जो है वो माली हालात में परेशान हो गए थे। वही बोल रहे, वालिद के इंतकाल के बाद माशी परेशानी में मुब्तला हो गए थे। कौन? जोश मलिया आबादी। ठीक है, आगे देखिए, अब मुलाजमत इन्होंने कहा कि मुलाजमत जो है हैदराबाद के दारुल तर्जमा में की थी। कहां की थी मुलाजमत? मुलाजमत जो है हैदराबाद के दारुल तर्जमा था, एक जगह कहां इन्होंने मुलाजमत की थी, जहां ने अपनी मुलाजमत की शुरुआत की थी। ठीक है, आजादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। यानी जोश मलिया आबादी जब हिंदुस्तान आजाद हो गया था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था, तो उस वक्त जो है जोश मलिया आबादी ये पाकिस्तान चले गए थे। ठीक, आगे आइए, अब देखिए इनका इंतकाल, ये कब इंतकाल किए और कहां इंतकाल किए? तो इंतकाल जो है इनका 22 फरवरी 1982 में हुआ था। कब हुआ था इनका इंतकाल? इनका इंतकाल जो है 22 फरवरी 1982 में इनका इंतकाल हो गया था। यानी 22 फरवरी 1982 में ये अल्लाह ताला के प्यारे हो गए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, नज्म व नस्र में 2 दर्जन किताबें लिखी है। यानी जोश मलिया आबादी जो है बहुत बड़े मुसन्निफ और राइटर भी थे। यानी नज्म व नस्र में इन्होंने 2 दर्जन किताब लिखी है। सोचिए कितने बड़े राइटर और कितने बड़े मुसन्निफ थे। 2 दर्जन इन्होंने किताबें लिखी है। या देखिए उनकी किताब का क्या क्या नाम है। सबसे पहले जो है यादों की बारात,
इनकी जो किताब यादों की बारात यानी खुद नविश्त भी इसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा मशहूर हुए, लोगों में बहुत ज्यादा इनकी ये किताब यादों की बारात की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। उसके बाद है रूह अदब, नक्शो निगार, 16 शबनम, जुनूनो हिकमत, हरफो हिकायात, आयतो नगमात, कतराए कुलजुम वगैरह, ये सब जो है जोश मलियाबादी की किताब यानी जोश मलियाबादी इन तमाम किताब के मुसन्निफ है। कौन कौन सी किताबें हैं? यादों की बारात यानी खुद नवेश, ये बहुत मशहूर किताब है। उसके बाद रूह अदब है, फिर नक्शो निगार, फिर 16 शबनम, फिर जुनूनो हिकमत, हरफो हिकायात, आयतो नगमात, कतराओ कुलजुम वगैरह, ये सब जोश मलियाबादी की जो है ये किताबें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 32 है, उनके जो राइटर मुसन्निफ थे जोश मलियाबादी, उसके मैंने जितने डिटेल्स बताए हैं अभी आपके बुक के अंदर, यही डिटेल्स इतने ही जो अहम अहम थे मैं तमाम बच्चों को बता दिए। आप तमाम बच्चों का इम्तिहान आपके समझिए सर पर है, इसलिए अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन के साथ जारी रखिए। इंशाअल्लाह तमाम बच्चों का 98 97 नंबर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ रहेगा। अब तमाम बच्चे मेहनत लगन के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह 97 या 98 नंबर जो है हर एक बच्चे का आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। आपका चैप्टर नंबर 32 शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। इसके राइटर मुसन्निफ मैंने बता दिया कौन थे इसके राइटर और मुसन्निफ। इसके राइटर और मुसन्निफ जो है जोश मलियाबादी है। देखिए, शिकस्त जो है इसके माने हैं हार, जिंदा के माने हैं कैद खाना, और ख्वाब के माने ख्वाब समझते हैं, यानी शिकस्ता जिंदा का ख्वाब। शिकस्त माने हार और जिंदा माने कैद और ख्वाब माने ख्वाब तो समझते हैं। अब कैद कैदियों कैद खाना का हार के हार का ख्वाब, यानी ये जो नज्म है ये उस वक्त लिखा गया था, मैंने बताया कि जब हम आप अंग्रेज के गुलाम थे, हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज कब्जा किए हुए थे और हमारे हिंदुस्तानियों को कैद खाना के अंदर बंद कर रखा था। उस वक्त जोश मलियाबादी ने, यानी जब भी हिंदुस्तान की किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी हादसात या भी कोई ऐसा घटना होता है, उस घटने के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसन्निफ अपना कलम नहीं उठाए हो, मुसन्निफ ने अपना कलम उठाकर उसके नक्शा को नहीं बयान किया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह उसी वक्त का वाकया है जब हमारा आप हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज हमारे कब्जा किए हुए थे, हमारे हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे, हिंदुस्तानियों को कैद में बंद कर दिया करते थे। उसी वक्त जोश मलियाबादी ने शिकस्ता जिंदा का ख्वाब नाम का नज्म अपने उन्होंने लिखा और उसे अंग्रेजों ने जो कैदियों पर जुल्म ज्यादती और जो चीज कर रहे थे उनको अपने नज्म के अंदर उन्होंने बयान कर दिया था। ठीक है, देखिए क्या है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, जिंदा माने बता दिया कैद खाना, क्या हिंदुस्तान का कैद खाना जो है वो कांप रहा है और गूंज रही है तकबीरें, यानी हिंदुस्तान का कैद खाना जो है जिसके अंदर हमारे हिंदुस्तानी कैद है वो कैद खाना कांप रहा है और चारों तरफ से तकबीर मारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा जो है वो गूंज रहा है। वही बोल रहे हैं, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है गूंज रही है तकबीरें, क्या हिंदुस्तान का कैद खाना कांप रहा है और चारों तरफ से तकबीरें गूंज रही है। और जितने भी कैदी हैं उकताए हुए हैं शायद सब कैदी, और कैद खाना के अंदर जितनी भी जंजीरें हैं तोड़ रहे हैं तमाम के तमाम जंजीरों को ये कैदी जिन्होंने अंग्रेजों ने हमारे कैदियों को हमारे जेल के अंदर बंद किया हुआ था। ठीक है, देखिए दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सीनों में तलातुम बिजली का और आंखों में झलकती शमशीरें। दीवारों के नीचे जितने भी कैदी हैं सब दीवारों के नीचे आकर जमा हो रहे हैं तमाम के तमाम कैदी, और सीनों में तलातुम यानी बिजली अपने सीनों में
अपने सीनों में बिजली का वलवला, अपने सीनों में गुस्सा लेकर, जो गुस्सा उनके सीनों में वलवला है, उनके सीनों में बिजली की तरह गुस्सा है, और आंखों में झलकती शमशीर, और उनकी आंखों में ऐसा महसूस हो रहा है गोया कि तलवार जो है झलक रहे। शमशीर माने क्या है? तलवार। उनकी आंखों में तलवार झलक रहे हैं। ठीक है। भूखों की नजरों में बिजली है, तोपों के ध्याने ठंडी है, तकदीर के लबों जुम्बिश है, दम तोड़ रही है तदबीरे। यानी कह रहे भूखों के नजरों में बिजली है, यानी भूख के नजरों में, यानी भूखों में ये गुस्सा है, भूखों में ये गुस्सा की लहर है बिजली की तरह, और तोपों के ध्याने ठंडे हैं। यानी कह रहे हैं कि तुम अब जितना भी तोप ले आओ, तुम जिस तरीके से करना जिस तरीके से तुम्हें परेशान करना वो करो, हम डरने वाले नहीं हैं, ना तुम्हारे तोप से ना तुम्हारे बंदूक से हम खड़े हैं, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। ठीक है। तकदीर के लबों को जुम्बिश है, यानी जो हमारे तकदीर के अंदर लिखा गया है, जो कि जुम्बिश मार रहा है, दम तोड़ रही है, वही तमाम के तमाम तदबीरें जो हमारे तकदीर में है वो तो होकर रहेगा, चाहे तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। आंखों में गदाओं की सुर्खी है, बेनूर है चेहरे सुल्तानी, तखरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरे। यानी कह रहे हैं आंखों में गदा कहते हैं फकीर को, यानी फकीर के आंख जो है बिल्कुल सुर्ख हुए है। फकीर की आंख, हिंदुस्तानियों की आंख बिल्कुल लाल हो गए हैं और बेनूर हो गए हैं। सुल्तान यानी अंग्रेज का जो चेहरा, अंग्रेज के जो बातें हैं उनका चेहरा बेनूर, चेहरा जो है बेनूर हो गए हैं, यानी उनके चेहरे पर पसमुर्दगी छा गई है। ठीक है। तखरीब ने परचम खोला है, यानी ये परचम चाहे तुमको जो चीज करना कर ले, ये परचम एक दिन खोल कर रहेगा, तुमको जो हरबा इख्तियार करना है इख्तियार करो, तकदीर परचम एक दिन खोलेगा। और सजदे में पड़ी है जो तामीर जो चीज जो सजदे में पड़े हैं, जो बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है, वो तमाम के तमाम चीज एक दिन ना एक दिन उजागर होकर रहेगा। ठीक है। आगे देखिए, क्या उनको खबर थी ज़ब्र ज़ेर रखते थे जो रूह मिल्लत को, उबलेंगे जमीन से मारसिया बरसेगी फलक से शमशीरे। यानी अंग्रेजों से कह रहे हैं क्या तुमको खबर थी, क्या उनको खबर थी, जेरो जबर रखते थे यानी उलट पलट करते थे, जेरो जबर रखे हुए थे जो रूह मिल्लत को, यानी हमारे रूह मिल्लत हमारे हिंदुस्तानियों को उलट पलट कर रखे हुए थे, जबर जेर किए हुए थे। क्या उनको खबर है उबलेगी जमीन से मारसिया, यानी जमीन से बिल्कुल काला सांप उबलेगी, काले सांप की तरह वो निकलेंगे और बरसेंगे फलक से शमशीरें, फलक आसमान यानी आसमान से तलवार जो है वो तलवार निकलेंगे, आसमान से तलवार झलकेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है और तुमको हिंदुस्तान छोड़कर एक दिन भागना पड़ेगा अपने मुल्क। क्या उनको खबर थी, अंग्रेजों के बारे में कह रहे, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, यानी उनको खबर थी जो सीनों से खून चुराया करते थे, यानी हमारे अपनों के सीनों से जो खून निकाला करते थे, एक रोज उसी की बेरंगी, यानी एक रोग उसी की बेरंगी, एक रोग उसी की ये नापाकी से जलेगी हजारों तस्वीरें, जितनी भी तस्वीरें हैं तमाम के तमाम चीजों को उसी की बेरंगी से हम खत्म करेंगे। क्या उनको खबर थी होठों पर जो कुफल चराए करते थे, यानी क्या उनको खबर थी जो होठों पर, यानी हमारे होठों हमारे मुंह पर जो ताला लगा रखा था, हमें किसी चीज को बोलने की इजाजत नहीं देते थे, एक रोज उसी खामोशी टपकेगी दहकती तकरीरें, यानी जो हम खामोश है वो एक रोज ऐसी तकरीर किया जाएगा जो बिजली की तरह एकदम चमकेगी, जो आगो शोला की तरह एकदम दहकेगी और उससे जिससे वो अंग्रेज जो हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किए हुए हैं उससे वो बिल्कुल कांप जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझिए, बात नहीं समझ में आए, कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह और आपको आसान अंदाज में बताया जाएगा। और मैं तमाम बच्चों से यह भी गुजारिश करता हूं
کہ جتنے بھی نظم پڑھائے ہیں آپ کے 12 کلاس اردو بک کے اندر، ہر ایک نظم کا خلاصہ باضابطہ انشاءاللہ 1-2 چیپٹر اور آپ کا بچ گیا ہے، چیپٹر مکمل ہوتے ہی پیچھے سے ریویژن ہوگی، یعنی آبجیکٹو سبجیکٹو جو چیپٹر کا خلاصہ ہر ایک چیز آپ تمام بچوں کو بتایا جائے گا، جو محلے امتحان VVI کوسچن ہے ہر ایک چیز کو بتایا جائے گا۔ آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ذرہ برابر گزارش نہیں ہے، بس آپ لوگ سے اتنا ہی گزارش ہے کہ آپ JT اکیڈمی کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی کا حل آسانی کے ساتھ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک روز اسی خاموشی ٹپکے گی دھکتی تقریریں، سنو کہ وہ زندہ گونج اٹھا ہے، چپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گیا ہے۔ سنو وہ زندہ یعنی وہ قید خانہ جو ہے اب گونج اٹھا ہے، اور جتنے بھی قیدی قید خانہ میں تھے وہ تمام کے تمام چھوٹ گئے ہیں۔ اب تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، اٹھو کہ وہ بیٹھے دیوارے، دوڑو کہ وہ ٹوٹے زنجیریں، یعنی اٹھو کہ دیوار جو ہے وہ تمام کے تمام بیٹھ جائیں گے، اور دوڑو کہ وہ تمام زنجیریں جو انگریزوں نے ہمارے خلاف لگائے ہوئے تمام کے تمام زنجیر ٹوٹیں گے، اور ہمارے ملک کے اندر جو وہ ناپاک وہ گندے حکمرانی کر رہے وہ ختم ہوگی، اور ہندوستان کو آزادی ملے گی، ہندوستان چین سکون اور عزت کی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ نظم کس وقت لکھا گیا تھا، تو ہندوستان جب انگریز ہمارے ملک کے اندر قبضہ کیے ہوئے تھے اسی وقت جوش ملیح آبادی نے اس نظم کو لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ تمام ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں کمنٹ کیجئے گا، بتائیے گا، جو بھی لرن نہیں سمجھ میں آئی انشاءاللہ آپ کو اور اچھے سے بتایا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔